नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं मुकेश प्रसाद शर्मा सत्य दृश्य यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का हमारा विषय है कि आजकल जिहादियों ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से देश में एक प्रकार का झूठ फैला रखा है, जिसमें वो अक्सर कहते हैं कि हमने इस देश पर 800 वर्ष तक शासन किया। सबसे पहले मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस देश पर 800 वर्ष तक शासन नहीं किया। अगर तराना के द्वितीय युद्ध में महाराज पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद 1192 से लेकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक के कालखंड को लिया जाए तो 515 वर्ष होते हैं। कुछ वर्ष और जोड़ दो, चलो 550 वर्ष होता है। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का कार्यकाल 550 वर्ष होता है। अगर आप 1857 तक का भ्रम पाल रहे हैं तो 1857 तक का भ्रम आपका गलत है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में ही मुगलों को मराठों ने दिल्ली में ही कैद कर दिया था। 1737 में ही पेशवा बाजीराव ने दिल्ली के गेट पर अपना भगवा झंडा गाड़ दिया था। अब हम ये मुसलमानों के इतिहास को 3 कालखंडों से देखते हैं। पहला कालखंड है अरब आक्रमण। वैसे इस्लाम के उदय के साथ ही भारत पर अरबों के आक्रमण शुरू हो गए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। और उन्हें सफलता मिली मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण, जिसमें सिंध के राजा दाहिर सेन पराजित हुए और वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद अरबों ने मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अरबों का हौसला बढ़ गया और वे पूरे हिंदुस्तान को रौंदने के लिए आतुर हो उठे। उन्होंने गुजरात, राजस्थान, उत्तरी भारत में कई स्थानों पर हमले किए। उसी समय हमारे देश में 4 महान योद्धा अरबों का प्रतिकार करने के लिए आगे बढ़े, जिनमें कश्मीर के महाराज ललितादित्य मुक्तापीड़, मेवाड़ के बप्पा रावल और गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राट नागभट्ट प्रथम थे। चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय ने अरबों को गुजरात में बुरी तरह से पराजित किया। पराजित करके गुजरात से ही नहीं भगाया, बल्कि सिंध के उनके कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बप्पा रावल ने अरबों को सिंध के पश्चिम में, जिसे आज का बलूचिस्तान कहा जाता है, खदेड़ कर वहाँ भेज दिया। अफगानिस्तान के शासक सलीम को पराजित किया और वहाँ पर अफगानिस्तान पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। ईरान तक के मुस्लिम आक्रांताओं, अरब आक्रांताओं को पराजित किया और रावलपिंडी में, जिसका नाम बप्पा रावल जी के नाम पर रखा गया है, अपनी सैनिक छावनी बनाई, जिससे वो जिहादी इन आक्रमणकारियों पर नज़र रख सके। अनेक मुस्लिम शासकों ने बप्पा रावल जी के भय से और उनसे डरकर अपनी बेटियों के विवाह भी कर दिए। नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल जी ने उत्तर भारत के अनेक राजाओं को संगठित करके अरब विरोधी संघ बनाया और उस संघ ने अरबों को बुरी शिकस्त दी। अरब सेनापति जुनैद बुरी तरह पराजित होकर भाग गया और दोबारा जब अरबों ने आक्रमण किया, फिर बुरी तरह से हार के भाग गए। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने मध्य एशिया और कैस्पियन सागर तक इनका
पीछा किया। इसके बाद आने वाले 300 वर्षों तक भारत पर कोई भी अरब या तुर्क आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा सका। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, जो है सल्तनत काल। 1192 में महाराज पृथ्वीराज चौहान की तराइना के युद्ध में हार के बाद, जिसमें गद्दार जयचंद जिम्मेदार थे, हमारे उत्तरी भारत में विशेषकर दिल्ली पर तुर्कों के कदम जम गए। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार भी किया। जगह जगह इन्हें हिंदू राजाओं और वीरों ने प्रतिकार भी किया। यह सच है कि बंगाल तक इन्होंने विजय पताका फहराई, लेकिन इनका विजय अभियान स्थायी नहीं रहा। अक्सर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक ही सिमट गए थे। इन्हीं क्षेत्रों में उनका प्रभाव रहता था, जबकि राजपूताना गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र पर ये कभी भी अपनी पकड़ नहीं जमा सके। राजपूताना के महाराणा कुंभा, जिन्होंने गुजरात और मालवा के खिलजी सुल्तान को हराया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया, जो आज भी इसका सबूत है। नागौर की सल्तनत को ध्वस्त करके उसे अपने साम्राज्य में मिलाया। दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह को पराजित किया। अब बताइए, कहते हमने इस देश पर 800 साल शासन किया, दिल्ली के सुल्तान को भी पराजित करके भगा दिया। राणा सांगा ने भी मालवा, गुजरात के सुल्तानों को कई बार शिकस्त दी। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार उन्होंने हराया। ग्वालियर पर 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वापस राजपूतों ने ग्वालियर को जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को सन 1303 में कब्जे में ले लिया, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद राणा हमीर सिंह ने वापस चित्तौड़ और मेवाड़ को अपने अधिकार में ले लिया। यानी इस प्रकार इनको समय समय पर शिकस्त मिलती रही। ये अपने पैर अच्छी तरह नहीं जमा पाए। इनको भारत में पग पग पर हमारे राजपूत, जाट, गुर्जर और मराठों ने सबक सिखाया। दक्षिण भारत में बहमनी सल्तनत थी जो मुस्लिम थी, लेकिन उसी के दौर में दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण के संपूर्ण दक्षिणी भारत पर विजयनगर साम्राज्य था, जो बहमनियों के दांत खट्टे करता रहता था। कई बार बहमनी सुल्तान की सेनाओं को शिकस्त दी उन्होंने। सल्तनत काल का दौर खत्म होता है 1526 में बाबर द्वारा पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम की लोदी की पराजय के बाद। फिर शुरू होता है मुगल काल। मुगल काल में बाबर ने भारत पर कब्जा किया। तोप खाने की मदद से उन्होंने सफलता हासिल की, लेकिन उनके पुत्र हुमायूं को, जो उनके बाद शासक बना, शेर शाह सूरी ने दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। राजपूत राजाओं की शरण ली, वहाँ से ईरान चला गया। वापस फिर वो सेना लेकर हिंदुस्तान आया। उसका बेटा हुआ अकबर। जब अकबर मुगल बादशाह बना तो उसने ये महसूस किया था कि यदि इस देश पर शासन करना है
तो यहाँ के हिंदुओं का भी सहयोग लेना होगा और हिंदुओं पर लगे अमानवीय करों को हटाना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजपूतों को मुगलों ने अपनी बेटियां दी और राजपूतों की बेटियां लीं। इससे राजपूत मुगलों के बीच गठबंधन हो गया। जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को हटाकर हिंदुओं के दिल में जगह बना ली। यह सच है कि राजपूतों के सहयोग से राजपूत और मुगलों ने मिलकर मुगल सम्राट अकबर को देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा साम्राज्य के रूप में दिया। जिहादी इस बात का ध्यान रखें कि मुगल साम्राज्य के विस्तार में राजपूतों का भी विशेष योगदान था। दौलताबाद की लड़ाई अकबर हार गए, लेकिन जब बाद में वो राजपूत योद्धाओं को साथ लेकर दौलताबाद पर आक्रमण किया तो सफल हुए। अकबर की नीति का पालन अकबर के पुत्र जहांगीर और पोता शाहजहां ने किया, लेकिन शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने कट्टर इस्लामिक नीति का अनुसरण किया। तो उसके परिणाम स्वरूप फिर मुगलों के खिलाफ हिंदुओं की तलवारें उठ गईं, जिनमें जाट, गुर्जर, राजपूत, मराठा और सिख थे। भारतीय इतिहास में मुगलों को सबक सिखाने वालों में छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बेटे संभाजी महाराज, पंजाब के गुरु गोविंद सिंह को सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है। अनेक राजपूतों ने भी उनका प्रतिकार किया और परिणाम स्वरूप औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल सम्राट की भव्य इमारत, जिसका निर्माण अकबर ने राजपूतों के सहयोग और मदद से किया था, धराशायी हो गया। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि औरंगजेब की मृत्यु के 30 साल बाद सन 1737 में पेशवा बाजीराव ने दिल्ली में जाकर अपना झंडा गाड़ दिया। अटक से कटक तक देश के अधिकांश हिस्से पर मराठा पताका फहराने लगी थी, मराठों के अंतर्गत आ गए थे। लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि पेशवा बाजीराव अल्प आयु में 40 वर्ष की अवस्था में सन 1740 को मृत्यु को प्राप्त हुए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर पेशवा बाजीराव अगले 20 वर्ष और जिंदा रहते तो हमारे देश के इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य का अध्याय नहीं जुड़ता। अब मैं उन जिहादियों से पूछना चाहता हूं, भाई पहले इतिहास को पढ़ो, फिर ये छाती पीट कर कहो कि हमने इस देश पर 800 साल शासन किया। सच तो यह है कि दिल्ली सल्तनत मुगल काल को मिलाकर 550 वर्ष होता है, लेकिन इन 550 वर्षों में कभी भी मुसलमानों ने 550 वर्ष तक इस देश पर शासन नहीं किया। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। उस समय भी सारा हिंदुस्तान उसके अधिकार में नहीं था। दक्षिण के बहुत से इलाके और पूर्व के और उत्तर पूर्व का हिस्सा मुगल साम्राज्य से दूर था। इसलिए ध्यान रहे कि औरंगजेब के समय में भी पूरा भारत मुगलों के अधिकार में नहीं था। तो दिल्ली सल्तनत के समय में तो दिल्ली के इर्द गिर्द तक ही दिल्ली सल्तनत थी। मैं पहले भी कह चुका हूं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक, और आगे कहीं कब्जा किया, लेकिन बाद में वहां से नियंत्रण उनका खत्म हो गया था। अगर हमारे योद्धाओं ने, वीरों ने तुम्हारा प्रतिकार नहीं किया होता, आक्रमणकारियों के सामने हथियार उठाए नहीं रहते,
तो आज पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम होता। यहाँ पर कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन नहीं होता। इसी के साथ ही मैं अपने देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट द्वारा मेरा मार्गदर्शन करें। देश के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जो 800 वर्ष का ये जिहादी भारत पर अपने शासन का डंका बजाती हैं वो गलत है, उसका हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। कोई भी जिहादी हमारे से इस पर बहस कर सकता है। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और देश हित से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।